हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और हमने करा था चैप्टर 3, अब हम कर रहे हैं चैप्टर 4। यहाँ पे ये होता है गाइस कि जो सुजन है, ठीक है, तो जो उसकी वाइफ है, पहले तो हमने क्या पढ़ा था, कल हमने ये पढ़ा था कि वो दोनों उसको ढूंढते ढूंढते आते हैं और वो जो फ्यूमेटिव वुमन होती है, बूढ़ी औरत, उसको बताती है कि भाई, उसको ये बताती है सुजन को कि आपको हेंचार्ड कैसे ब्रिज में मिलेगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ ऐसे बता रखा है कि एलिजाबेथ जेन द ट्रू स्टोरी हेंचियार्ड 100 टाइम्स अगो। गाइज, ये क्या है? ये है कि सुजन ने कभी भी अपनी जो पूरी स्टोरी थी, जो भी उसके साथ वाइडन प्रायरस में हुआ, जो भी उसकी अपनी पूरी स्टोरी थी, उसने कभी नहीं बताया अपनी लड़की को आज तक। इस डर से उसको ये बिलीव था कि कहीं ना कहीं उसकी जो इमेजिनेशन थी वो अपनी लड़की के आगे टूट जाएगी, जो भी उसका ट्रस्ट बन रखा था। तो और वो इस सब चीज़ से वो टूट चुकी थी। तो यहाँ पे क्या कहता है, सुजन हैज़ नेवर टोल्ड एलिजाबेथ जेन द ट्रूथ अबाउट हेंचार्ड when the event at the wedding priors. Susan had also innocent believed her sale to Richard Newson to be binding. A friend in whom Susan confided the truth corrected her belief, and Susan was torn between her loyalty to be her true husband and the connection to Newson. गाइज, यहाँ पे यही बता रखा है कि जो सुजन थी वो टूट चुकी थी। वो इस चीज़ को अपनी लड़की से बताने से डर रही थी। वो बताना भी नहीं चाह रही थी। जितने भी उसके साथ जो भी साल बीते हैं, वो अपनी डॉटर को बताने की कोशिश करती है। शी ट्राइज टू टेल हर डॉटर द ट्रूथ बट ऑलवेज reneges for fear of disturbing Elizabeth Jane's innocence. Her history to the point was that she has been taken to Canada until about 8 years ago when her family returned to England. Here, Susan learned from a confidant that the transaction that she has taken so seriously was actually not binding and that she has no obligation to nuisance over Henchard. After Vogue, news of Newson's death, Susan had no doubt that it was in all priority that she seek out Henchard, her real husband, and to enlighten Elizabeth. अब गाइज, जब वो उसका जो हस्बैंड नहीं रहता है, जब वो एक्चुअली क्या होता है ना, न्यूसन की डेथ हो जाती है, तभी वो विडो की तरह रह रहा होता है, रह रही होती है सुजन। न्यूसन उसका सेकंड हस्बैंड बन गया था, तो उसकी डेथ हो जाती है। तभी जब उसकी डेथ हो जाती है एक सी में डूबने के दौरान, तो तभी वो उसको छोड़कर यहाँ पे हेंचार्ड को ढूंढने के लिए आती है। देयरफॉर द यंग गर्ल ट्रैवल्ड इन ignorance of the truth relationship between Henchard and her mother, and as money is tight, the pair travels as cheaply as possible. The castle bridge they came upon is old-fashioned without any persistence of modernism. अब गाइस, क्या होता है कि वो तो उसकी जो लड़की होती है उसको नहीं पता होता, उसने बताया नहीं होता। उसको यही लगता है कि जो हेंचार्ड है वो उसका, मतलब न्यूसन तो उसके पिता थे और जो हेंचार्ड है वो मेरी मॉम का दोस्त है। तो उसको इतना ही पता रहता है। और जो कास्टर ब्रिज है, अब वो कास्टर ब्रिज जब वो पहुंचते हैं तो वो ओल्ड फैशन हो चुका है। वहाँ पे मॉडर्नाइजेशन का कोई भी वहाँ पे लगता नहीं है कि ये मतलब पुराना सा ही लगता है। They bypass several shops and with objects of agriculture values on the display in their windows. As they make their pass away the church, a bell tolls, signaling the end of business for the day. At the sound of which shutters loudly shut, the sound of a brass band makes it वे टू द ईयर्स। अब गाइस, इस चैप्टर में ज़्यादा कुछ तो बताया नहीं गया। इस चैप्टर में सिर्फ ये बताया कि जब उनकी कास्टर ब्रिज में एंट्री होती है, कैसे कैसे उनके साथ होता है, कैसे इनको एनवायरनमेंट मिलता है। और मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था चैप्टर 1 में कि थॉमस हार्डी का थोड़ा इमेजिनेशन थे, थोड़ा नेचर से उनका बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है। तो इसमें ज़्यादा हमें कुछ बताया नहीं गया है। इसमें बस यही है कि बिस्किट वगैरह अब आगे भी पढ़ेंगे, जब आप खुद भी पढ़ेंगे तो इतना डीप में नेचर का डिफाइन किया गया है। तो ऑन अ सितंबर इवनिंग the mother and daughter arrive at Casterbridge, an old-fashioned village crowd together and surrounded by a square of trees. Two talking men pass them on the road, and Elizabeth Jane overhears them use the name Henchard Susan, which Susan wishes
to make more private inquiries than to ask the man about Henchard and the role in the town. अब क्या होता है गाइस, जब वो सितंबर मॉर्निंग में जब वो एंट्री करते हैं तो जब दो आदमियों के मुंह से सूजन नाम सुनती है हेंचियार्ड का, तब उसको ये हो जाता है कि मुझे इसके बारे में और इंक्वायरी चाहिए. सूजन विशेस to keep her dealing with Henchard private, which again reflects her interest in secrecy and discretion. तो गाइज उसको इच्छा होती है कि भाई अगर शायद हो सकता है कि ये हेंचियार्ड को जानते हो, हम इतनी दूर से हेंचियार्ड को ढूंढते ढूंढते आए हैं. फिर आगे The trees surrounding Casterbridge are part of the town's ancient defences. The houses are built within a wall, within the line of trees on a bank before a ditch. The well-lit town is clearly separate from the dark countryside. Sound of a brass band can be heard as the two women walk down High Street. The farming tools and products available in the shop windows reflect the pastoral board character of the town. In the square before the church, a few women taste pieces of bread. Susan inquires after the nearest bakery, but the pair learns from the woman about shortage of bread in town due to the sale of a crop of banned wheat. The woman notes the unfamiliarity with Casterbridge, but Susan withdraws, not wishing to be too closely observed before she learns of Henchard's situation and whereabouts. अब गाइस ज़्यादा कुछ तो इसमें बताया नहीं, इसमें सिर्फ इतना ही बता रखा है कि वो उसको ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं और वो सूजन उसके बारे में जानना चाहती है, उसके पति के बारे में. फिर ये लोग किसी शॉप में जाते हैं जहाँ पे वहाँ पे अब ओल्ड फैशन शॉप है, वो इतना मॉडर्नाइज नहीं हुआ है कास्टरब्रिज. तो वहाँ पे और सूजन जब तक उसका नाम नहीं लेती है हेंचियार्ड का, अपना आइडेंटिटी रिवील नहीं करती ना उसके बारे में पूछते, क्योंकि वो उसकी सिचुएशन के बारे में जानना चाहती है. और वहाँ पे शॉर्टेज ऑफ ब्रेड भी थी, शॉर्टेज ऑफ वीट भी थी, कास्टरब्रिज में ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी. और ये चीज़ जो भी समथिंग दैट नीडेड टू बी फिक्स्ड, another thing that needs to be restored in the broken marriage between Susan and Henchard, and like the wheat this is later improved. और बाद में ये सब सुधर जाता है, लेकिन बस ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया है. गाइस ये चैप्टर मुझे नहीं लगता कि इम्पॉर्टेंट भी है. और फिजिकल लेआउट ऑफ द टाउन बता रखा है कि वो ओल्ड फैशन था, उसकी सराउंडिंग ऐसी थी, शॉप ऐसी थी, टाउन जो था वो डिपेंडेंट था फार्मिंग पे. द सक्सेस और द फेलियर ऑफ फार्मिंग रिवाइव मेजर इवेंट इन द नोवेल. बस यही चलता रहता है गाइज. मैं आपको अब चैप्टर 4 पे आऊँगी. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.